Hello bachcho, how are you? Dear students, I taught distance and displacement in my last lecture. Today I will give you some basic questions, some basic numericals on distance and displacement. That is why you can understand easily. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोगों के सामने है? अंडर व्हाट कंडीशंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया जो भी कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, काफ़ी हद तक आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो लोग लेक्चर देखे हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको और इसको जब वॉच कर लेंगे दोनों को, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। और इस न्यूमेरिकल को लाने का, इस क्वेश्चंस को लाने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चन क्वेरी किए जा सकते हैं। तो मैं एक आपको ये क्वेश्चन का मॉडल लेके आया हूँ ताकि आप समझ पाओ कि हाँ इसका यूज़ इस तरीके से है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में मैग्नीट्यूड मीन्स जो वैल्यू होगा, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस है, कितनी लेंथ है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। पूछ रहा क्वेश्चन में किस कंडीशन में, किस अवस्था में जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं, कब होते हैं ऐसा। तो इसको मैं तो एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन में ही एग्जाम्पल लेके। अगर इसका आंसर आपको लिखना होगा तो कैसे करोगे, तो बोलोगे आंसर, अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप पूरा डिटेल बनाने लोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। एक लाइन का इसका आंसर हो सकता है, क्या हो जाएगा, व्हेन ए पार्टिकल, पार्टिकल मतलब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स, जब एक पार्टिकल क्या होता है, मूव्स होता है, इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों किस कंडीशन में मूव करता है वो, स्ट्रेट लाइन में, मतलब उसका जो पाथ है, रास्ता है, वो कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन पाथ कह सकते हो। हाँ, और कंडीशन क्या हो, कह रहे हैं कि विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है, यही आंसर है इसका। क्या हो सकता है आंसर, व्हेन ए पार्टिकल मूव, जब कोई पार्टिकल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, मूव करता हो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन पाथ में, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और वो सीधे जाता हो, उसके डायरेक्शन में चेंज ना होता हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप इसको फिगर से समझ लो, इसका आंसर यही रहेगा। अगर आप फिगर से समझना चाहोगे तो फिगर भी देख लीजिए, यही फिगर हम यूज़ किए थे डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने में। मान लेते हैं ये 20 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है बच्चों, लेंथ है वो कितना, 20। अब कोई ऑब्जेक्ट है, आप ही एकदम सीधे जाते हैं हाईवे, इधर उधर आप मूव नहीं कर रहे हैं, तो जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएंगे तो जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 20 किलोमीटर ही मिलेंगे। डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हाँ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना डेफिनेशन इसका। तो इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया। आप मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 20 रहेगा ना। तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आया कि नहीं, 20। देखिए इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा कब, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन में हो कोई ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पार्टिकल के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, पार्टिकल के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं।
कैसे मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मान लेते हैं एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल सपोज करो यहाँ पे, सॉरी दिख नहीं रहा था। ए पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इज इन यूनिफॉर्म मोशन। मान लेते हैं एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। तो कहा आपसे अगर पूछा जाए कैन वी से दैट, कैन वी से दैट the magnitude of displacement is equal to distance, is equal to distance। मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि क्या ऐसा हो सकता है, सपोज कि एक पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मतलब अभी मैं बताऊंगा यूनिफॉर्म मोशन, अपने नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें यूनिफॉर्म को मैं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि यही टॉपिक आपको अगली टॉपिक यही यूनिफॉर्म ही पढ़ना है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, कैन वी से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, कि जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वो इक्वल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तो क्या हमेशा डिस्टेंस, हमेशा ऑलवेज यहाँ लिखा नहीं है लेकिन समझ लीजिए ऑलवेज ही बोला, तो क्या उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे था। यूनिफॉर्म मतलब ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से मोशन में हो, है ना, तो उससे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड उसका मोशन क्या हो, उस गाड़ी का स्पीड, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड एक बराबर होती है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर पूरी जर्नी में। यदि किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो पूरे जर्नी के टाइम क्या हो एक जैसा हो तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। तो मान लीजिए आप ए से बी गए और आपकी स्पीड एक बराबर थी, आपने इस 20 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर की स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रेवल किया। आप हर जगह जब थे आपकी बाइक एक ही स्पीड से जा रही थी। होता ना बाइक में ओडोमीटर, वो बताता है कि बाइक की स्पीड कितनी है, तो आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहे हो। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचने में आपकी स्पीड एक जैसी थी। तो क्या बताइए, हाँ, जब आप कोई डिस्टेंस को ट्रैवल करते हो या तो बताइए उस कंडीशन में क्या दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन अब समझ गया ना। तो बच्चों आंसर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन में है तो आंसर बच्चों क्या होगा, नो। ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा ही नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन में हो या ना हो, ठीक, मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा बराबर नहीं होता है। यहाँ पे इक्वल है लेकिन हर कंडीशन में इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, बिकॉज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है will be in uniform circular motion, यूनिफॉर्म। अब आप लोग सोचोगे सर ये कौन सी पनौती आ गई, तो पनौती नहीं है बच्चों, आपको ऐसा भी कंडीशन दिया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट अब हाईवे पकड़ के सीधे जा रहा हो सकता है आपका हाईवे क्या हो, सर्कुलर हो। कैसा हो, ऐसा हो। तब मान लेते हैं ऐसा है तब, ठीक, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए पॉइंट ए से, एक ही स्पीड से जा रहे हो, यूनिफॉर्म से ही जा रहे हो। आप इस पे भी यूनिफॉर्म से जा रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इस सर्कुलर ट्रैक पर जो रास्ता है इस पर ही भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहे हो।
यहाँ पे क्या हुआ 20 किलोमीटर दोनों है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर 20 किलोमीटर। यहाँ पे क्या होगा कि मान लेते हैं ये पूरा ट्रैक 20 किलोमीटर का, सपोज करिए मान लेते 20 किलोमीटर का है। जब आप ए से चले और वापस फिर से ए पर आ गए तो डिस्टेंस क्या हो गया, हाँ डिस्टेंस बच्चों हो गया 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बच्चों जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन ए था, आफ्टर सम टाइम द फाइनल पोजीशन विल ऑल्सो ए, मतलब एक समय ऐसा आएगा फिर से ए पर ही जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। बताइए दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, नहीं है ना। तो इस कंडीशन में कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में भले से हो लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में होगा, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो उस समय बच्चों दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकते, समझ गए ना। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसीलिए बच्चों हम ये सब क्वेश्चन लेके आए ताकि आपको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि बस डेफिनेशन पढ़ लिए हो गया काम। इतना समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलो तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे आपके, और अगला क्वेश्चन है, एक दो और न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लेंगे। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं ये तीसरा आपका क्वेश्चन है, 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सपोज करिए कि आपको मैं क्वेश्चन दूं, कैसे 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 दूं, हाँ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज जीरो, ठीक। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, डिस्टेंस कवर्ड करता है बाय ए पार्टिकल, PARTICLE, पार्टिकल इज जीरो, ठीक। तो व्हाट कैन यू से अबाउट, तो बच्चों आप क्या कह सकते हो, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। देखिए अभी ऐसे क्वेश्चन जब टीचर्स दे देते हैं एग्जाम में, आप पढ़े रहते हैं लेकिन होता क्या है, पेन रुक जाती है, जबकि इससे बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट आप पढ़े रहते हो, क्लास में लेक्चर लिए रहते हो, लेकिन जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जब आपको कभी प्रैक्टिस नहीं रहती है कि क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं इस टॉपिक पर, तो आप वहाँ पे डिफीट हो जाओगे। तो इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चंस दे रहे हैं ताकि आप समझ में आ जाए। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज जीरो, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है और वो डिस्टेंस कवर्ड करता है कितना, जीरो, सपोज करिए जीरो करता है। तो कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट, तो आपका क्या कहना, आप क्या कह सकते हैं किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और वो डिस्टेंस जीरो ट्रेवल किया, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कुल मिला के यही है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बच्चों क्या होना चाहिए, तो सिंपल सा आंसर भाई, जब डिस्टेंस जीरो आ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है। क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़े हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी इक्वल, दोनों इक्वल हो सकता है भाई, होगा इक्वल, है ना, बोथ कैन इक्वल, बट कुछ कंडीशन में तो है इक्वल, यहाँ पे ऐसा तो नहीं करा ऑलवेज। तो हाँ इक्वल हो सकता है, कभी कभी इक्वल हो सकता है, जब ये जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, लेकिन हमेशा शायद ना हो। तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये चीज़ हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में बताया था और एक्सप्लेन भी किया था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वल दिया है ना, अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिख देंगे इट्स डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा आंसर लिख देंगे छोटा सा, इट्स डिस्प्लेसमेंट हैज़ टू बी जीरो। अब सोचो कैसे ऐसे हुआ, अब हम बोल दिए तो आप ऐसे ही मत मान लो भाई, सोच लो कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है
और वो रेस्ट में है। कैसा है बच्चों? रेस्ट में। तो जब रेस्ट में है ना, एक कोई ऑब्जेक्ट और ये रेस्ट में, तो जब रेस्ट में होगा तो क्या होगा? डिस्टेंस इसका क्या होगा? 0 होगा ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये भी तो 0 होगा। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही नहीं, एक जगह स्थिर रहेगा, स्टेक किया रहेगा, रुका रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ है। इतना समझ में आ गया बच्चों? चलो, इतना तो आ जाना चाहिए समझ में। अब मैं आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल ला रहा हूँ। न्यूमेरिकल बहुत अच्छा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ। जैसे मान लेते हैं कोई नेहा है, नेहा है और वो ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैवल्स 4 मीटर, मान लेते हैं टूवर्ड जा रही हैं, TOWARDS, टूवर्ड्स कहाँ जा रही हैं? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ 3 मीटर कहाँ जाती है? मान लीजिए 3 मीटर टूवर्ड, 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। एंड देन फिर मान लेते हैं 7 मीटर कहाँ चली जाती हैं? टूवर्ड्स साउथ। तो बच्चों फाइंड हर, मतलब नेहा का, फाइंड हर, ठीक, क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट लाना है एंड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को कवर करना है, कि बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलिए क्वेश्चन को फिर से समझिए। नेहा है और ट्रेवल करती हैं 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाती हैं। 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जाती हैं, 3 मीटर ईस्ट जाती, 7 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब बच्चों आपको पहले तो फिगर बनाना होगा, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले नेहा ट्रेवल्स 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लीजिए नेहा है और ये पॉइंट ए से चलती हैं, कहाँ पे बच्चों? ये 4 मीटर है, ठीक है। ये मान लेते हैं पॉइंट बी पर जाती हैं और ये है 4 मीटर। नॉर्थ इधर ही होता ना, फिगर में नॉर्थ ऊपर ही होता ना, तो ये नॉर्थ है और ये ऊपर की तरफ जा रही है। इसके बाद क्या होता है? 3 मीटर ये किधर जाती है? ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट किधर होता है? फिगर में इधर होता है, राइट साइड ना। ये 3 मीटर ईस्ट आती हैं, मान लीजिए 3 मीटर हो गया पॉइंट सी पर, और ये वैल्यू कितना हो गया बच्चों? ये 3 मीटर हो गया। बी से सी कितना हो गया? 3 मीटर। एंड देन 7 मीटर टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ आती हैं, कितना? 7 मीटर। तो 7 मीटर कितना होगा? एक गेस करिए। ये तो ये 4 जब है तो ये भी 4 ही होगा। साउथ मतलब इधर है ना, जब आप ईस्ट साइड गए तो ईस्ट हो गया, तो उसके इधर आएंगे नीचे तभी ना साउथ होगा। जब ऊपर नॉर्थ हो गया, आप ऐसे समझो, यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है बच्चों। ये ऐसे, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये पार्ट हो गया ईस्ट और ये पार्ट हो गया वेस्ट। तो इस साइड ईस्ट था और जब नीचे आएंगे ईस्ट के इधर तो साउथ ही है ना, साउथ। 7 मीटर आती तो ये 4 हो जाएगा। 7 कितना होगा? जब 3 और अप्रॉक्स चलेंगे, यहाँ पे सपोज कर लीजिए, मतलब नेहा फाइनली यहाँ पे आ गई हैं। तो बच्चों जब नेहा यहाँ पे आ गई हैं तो मान लेते हैं पॉइंट डी है और ये टोटल कितनी है लेंथ? यहाँ से सी से डी तक 7 है। तो फाइंड हर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो बच्चों होता है हमेशा कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है? आपको मैंने बताया है इनिशियल पॉइंट से। तो ये इसका इनिशियल हो गया और नेहा का फाइनल ये हो गया। अब बताइए बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन पढ़े ही हैं। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन पहले तो हम लोग इसको सॉल्व जब करेंगे तो बच्चों इसका जो सलूशन होगा, डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बताओगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट,
एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, मतलब उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पूरी यात्रा में। तो ये टोटल हो गया आपका 7, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो गया। अब बच्चों हमको ये बता दीजिए, अगर आपसे पूछूं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुल कितना वैल्यू हुआ लेंथ, तो आप बताओगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यही बोलोगे ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो आपको मिलेगा क्या, 4 प्लस 3 प्लस 7, 4 प्लस 3 प्लस 7 मीटर, मीन्स हो जाएगा कितना बच्चों, 14, 4 3 7 7 14 मीटर, ये वैल्यू हो गया। इतना बच्चों समझ में आ गया। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। फाइनल कहाँ है, फाइनल यहाँ है। तो आप ऐसे जाओगे, नहीं जाओगे ना। शॉर्टेस्ट क्या हो सकता है, ए से डी तक की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, ये होगा। ऐसे जाओगे तब होगा, या ऐसे आओगे घूम को तब, या फिर ऐसे घूम के, नहीं। शॉर्टेस्ट वही होता है जब स्ट्रेट कोई चीज़ जाती है तो वो शॉर्टेस्ट मानी जाती है हमेशा। जब कोई चीज़ बिल्कुल सीधे होगी तभी वो शॉर्टेस्ट होगी। तो ये जो बच्चों ए डी है ना, यही शॉर्टेस्ट है। अब इसी ए डी का वैल्यू आप लोगों को ढूंढना है, ए डी का वैल्यू होगा क्या। तो बच्चों ए डी का वैल्यू कैसे आएगा, अब भाई यहाँ से लेके ऐसे मेज़र तो करोगे नहीं, कोई स्केल या मीटर स्केल लेके मेज़र करने तो जाओगे नहीं, आपको पेन से ही कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। जब ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट ई हो जाएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट ई हो गया। क्या हो गया, पॉइंट ई। जब ये पॉइंट ई हो गया, अब आप बताओ कि अगर ये 3 है, बी सी 3 है, तो ये ए ई का वैल्यू भी तो 3 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, सी ई का वैल्यू भी 4 हो जाएगा। मतलब ये टोटल 7 है और ये सी ई कितना हो गया, 4। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, डी ई का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा आपको, 3 मीटर ही मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको समझने का कोशिश करिए आप लोग। मैंने बच्चों यहाँ पे केवल ज्वाइन किया ताकि आपको केवल ये वैल्यू लाना है, तो कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमको कैलकुलेशन के हेल्प से ही मिल जाए, कैलकुलेट करके ही हम अपना काम कर ले। तो उसके लिए हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो होगा क्या, जो ये 4 है ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये बन गया एक तरह से पैरेललोग्राम, मतलब रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो गया। अच्छा ये 3 हो गया, और तो ये पूरा टोटल 7 था, जिसमें से इतना पार्ट कट करके निकल गया, तो ये वाली साइड, तो ये 4 हो गई। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। मतलब इसके हेल्प से ये वाली साइड मिल गई, और इस पूरे में से ये 4 को हम लोग माइनस कर लिए, तो ये क्या मिल गया आपको, ई डी का वैल्यू भी मिल गया, डी ई का वैल्यू भी मिल गया, 3 मीटर। तो पहले इसी चीज़ को हम लोग लिख लें कि कितना कितना मिला है, कैसे मिला। उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू ला देंगे, पाइथागोरस अप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो बच्चों चलो चलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगले वाले पेज पे हम फिगर फिट से फटाक से बना लेंगे, तो आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ये था ए, ये है बी, ये रहा आपका सी, यहाँ से यहाँ तक था ये डी था, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये हो गया ई, है ना। ये इसको वैल्यू लाना, ये आपको ए डी का वैल्यू लाना है, ये ए डी लाना है ना। ये 4 मीटर था, ये 3 मीटर था, है ना। ये टोटल आपका कितना है, ये 7 मीटर है ना। तो जब ये 4 है तो ये भी 4 का ही हो जाएगा, जब ज्वाइन कर लेंगे। और ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये जब माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही था हमारा कंडीशन। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना सपोज कर लिए हम लोगों को, तो करेंगे क्या, है ना। तो चलिए चलते हैं, लिख देंगे कि ज्वाइन या ड्रा ए ई पैरेलल टू बी सी, है ना। थोड़ा सा फिगर में, इन फिगर, ठीक है ना।
आप ऐसे करके फिगर बना ही लोगे, और फिगर बनाने के बाद फिगर बगल में बना लीजिएगा और फिर लिखिएगा इन फिगर ड्रा। ये सब इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ओरली तो कोई कर लेगा, बट लिखना है ना यहाँ पे, तो लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ड्रा ए पैरेलल टू बी सी, मतलब ए हमने ज्वाइन किया और किसके, बी सी के ठीक पैरेलल। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इतना हो गया, अब चलो आगे बढ़ाओ। लिखोगे ए बी इज इक्वल टू, सिंस ए बी इज इक्वल टू 4 मीटर, कोई दिक्कत। बी सी इज इक्वल टू कॉमा बी सी इज इक्वल टू, सिंस क्यों लगाए, जब कोई चीज़ दिया रहता है या मालूम रहता है तो उसके लिए सिंस लगाते हैं, सिंस, ठीक है ना। बी सी इज इक्वल टू कितना बच्चों, 3 मीटर। आप ओरली करते तो फटाक से कर लेते, लेकिन इसको लिखने में थोड़ा सा हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों का बचपन है ना, शुरुआत कर रहे हो, इसलिए मैं आप लोगों को कैसे राइटिंग स्किल इंप्रूव की जाती है। जैसे आप लोग इंग्लिश में, हिंदी में राइटिंग इंप्रूव करते हो, उसी तरह यहाँ पे भी है न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो लोग अपने, है ना, जो लोग यूज़ कर लेंगे अभी से, तो उनकी हैबिट बन जाएगी, नहीं तो फिजिक्स से डर के भाग जाओगे कई किलोमीटर दूर, ठीक है ना। सी डी का वैल्यू कितना बच्चों, सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर है। अगर आपसे पूछे बताओ ए ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू, तो ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आपने ए ई इसके ठीक पैरेलल ड्रा किया तो बी सी इक्वल टू ए ई हो जाएगा कि नहीं, यानी जितना बी सी होगा उतना ए ई, और बी सी का वैल्यू कितना बच्चों, 3 मीटर है, मतलब ए ई का वैल्यू भी 3 मीटर आ गया। सेम सिमिलरली सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, एंड सी इज इक्वल टू, सी कितना होगा, जितना ए बी होगा, और ए बी का वैल्यू 4 मीटर है, तो ये भी आ गया। अच्छा ये आ गया, अब इसको ले लेते हैं, ये जो बीच ये वाला है माइनस करना है, तो माइनस वाला है। और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू डी ई, ये डी ई है। d इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी में से माइनस कर लेंगे, सी डी माइनस सी ई, तो 7 माइनस 4 मीटर मीन्स हो गया आपका, ये भी हो गया 3 मीटर, ये भी 3 मीटर हो गया, ये भी 3 मीटर हो गया। अब आओगे इस ट्राइंगल में, नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल है, ए ई डी में आइए और पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए, है ना। ऑन अप्लाइंग, बाई अप्लाइंग बच्चों पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का फार्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है इसका, ए डी है, यही लाना आप लोगों को, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू, ये बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर मान लो, तो 3 3 जा 9, बी का है ना परपेंडिकुलर, और बेस क्या है 3 है, और परपेंडिकुलर भी 3 है, तो 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है, स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर का भी तो स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलो, अरे सॉरी ये 9 रहेगा, मतलब 9 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर, तो हम एक के बार मीटर स्क्वायर लिखें, 9 9 मिलके कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा आपका 18 स्क्वायर मीटर। अब हम लोग को ए डी स्क्वायर नहीं लाना है, ए डी लाना है, इसलिए मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो इधर का स्क्वायर रूट लूँगा तो ए डी हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा पता है कितना होगा, बहुत ही सिंपल है जी, कैसे कैसे पढ़ते हो आप लोग, देखो नहीं आ रहा तो देख लो। अब ऐसा नहीं कि मैं आप लोग, मुझे नहीं आ रहा तो मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसका पेयर बन गया, 3√2 हो गया, ये मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से ए डी का वैल्यू आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 3√2 मीटर। यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3√2 मीटर, ठीक है ना बच्चों। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो स्क्वायर रूट हम लोग पहले 18 लिखे उसके बाद स्क्वायर रूट लिए, उससे अच्छा ये तरीका है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया था 9 + 9 ना, ऐसा था, ठीक है। या इसके पहले क्या था आपका कि, एक मिनट, मान लेते हैं ऐसे था कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू था 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। जब इसका मतलब समझ जाइए कि इसमें 3 2 बार है ना,
ये तो पावर है, 3 2 बार है, यानी ये 3 का रूट ये पेयर बन जाएगा, और जब पेयर बन जाएगा तो जो 2 होगा वो √2 में हो जाएगा, मतलब ये 2 नहीं, चूँकि 2 बार है इसलिए ये 2 हो जाएगा। ये 3 एक बार यहाँ यूज़ हुआ, एक बार यहाँ यूज़ हुआ, इसलिए ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? तो ये है आपका क्या चीज़, स्क्वायर रूट। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये इस तरीके से ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, और आपको काफ़ी समझ में भी आया होगा कि ऑब्जेक्ट चला था ए से और धीरे धीरे करते करते पॉइंट डी पे आ गया, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल में जो लेंथ कवर किया वो हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कैसे कंसीडर किया जाता है? तो डिस्प्लेसमेंट कहता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल से फाइनल के बीच, वही होती है डिस्प्लेसमेंट। तो यही शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है। देख लीजिए, चक्कर लगाया, इतना पूरा परिक्रमा किया, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो केवल इतना मिला। तो समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटा जो डिस्टेंस होता है वो होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस किसके बीच, कहाँ से चला था और कहाँ पर है, लास्ट में कहाँ पे पहुँचा, उसके बीच की जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दिया। आप लोग इसी के बेस पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करिएगा और जगह से करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और हम बीच बीच में आप लोगों को देते रहेंगे क्वेश्चन वगैरह, ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है बच्चों। तो और एक चीज़ दूसरा है कि एक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके एनसीईआरटी की जो बुक है ना, चैप्टर 8 जहाँ पे मोशन है, तो बुक में पेज जब आप देखोगे बीच बीच में आपको एक्टिविटी दिए गए हैं और कुछ इंडेक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं इंडेक्स का क्वेश्चन तो मैं तो कराऊंगा ही, आप सभी लोग एक्टिविटी को पढ़िए और उसको समझिए। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, मैं उसको बताऊं, ठीक है ना। क्योंकि एक्टिविटी देखिए बच्चों, जो फिजिक्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, बहुत टफ इसलिए हो जाती है। फिजिक्स में डेफिनेशन होता है, कॉन्सेप्ट होता है, साथ साथ में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो जब तक आप इन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। केवल डेफिनेशन रटने से, केवल चीज़ें याद करने से नहीं होती हैं, ठीक है। तो जब तक आप इनका यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको वो फिजिक्स नहीं समझ में आने वाली। और यही सब इसका यूज़ है। यूज़ बोले तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये न्यूमेरिकल, ये ही फिजिक्स का यूज़ है। तो इसका आपको अच्छा खासा एप्लीकेशन करना पड़ेगा फिजिक्स का, तब जाके फिजिक्स आपको समझ में आएगी, ठीक है। मैं इसलिए बताया बिकॉज आप लोग अभी पहली बार इस तरीके से आपको फिजिक्स मिल रही है पढ़ने के लिए, और आपका ये बेस है 9th, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और आप अगर अभी से थोड़ा थोड़ा अगर केयर करेंगे, देखिए मैं कितने क्वेश्चन बताया, 3 वो बताया वर्ड प्रॉब्लम और 1 न्यूमेरिकल, तो बहुत टफ तो नहीं बताया, बहुत ज़्यादा तो किया नहीं। तो आप लोग इसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा अगर आप अपने लाइफ में यूज़ करते रहोगे तो फिजिक्स एक दिन ऐसा होगा, इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये कि आपके लिए समझिए बहुत ईजी भी होगा, बहुत अच्छा भी होगा, और नंबर तो मिलेगा ही। और अगर आप इससे दूर जाओगे ना तो आपको ये फिजिक्स नहीं आने वाली। ज़्यादातर बच्चों का यही होता है कि उनको बायो बहुत अच्छा समझ में आता है साइंस में, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स का प्रॉब्लम जब आता है तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ती है? इसी न्यूमेरिकल, इसी क्वेश्चंस की वजह से। डेफिनेशन तो रट लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जब मैटर आता है तो वो देखते हैं अरे ये तो मैथ जैसा है, और मैथोफोबिया, मतलब मैथ उनको नहीं आती इस वजह से नहीं आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपल जोड़ना घटाना है, छोटी छोटी चीज़ें उसको बता दी गई। अब जैसे पाइथागोरस नहीं आया, मैं यहाँ पे रिवीजन करा दिया, पाइथागोरस का फार्मूला है, कर लिया, आंसर आ गया। कौन सा उसमें बहुत पहाड़ है, फैक्टर तोड़ना है मैथ की तरह, ठीक है बच्चों। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्टिविटी को पढ़िए, डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, आप एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, एक बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होगा, ठीक है। आप जब क्वेश्चन देखोगे नहीं समझ में आएगा तो आपको वो सोचने के लिए इंडिकेट करेगा, फिर आप क्वेश्चन क्वेरी करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग अवेयर रहिए, अपने बुक से अवेयर रहिए, बुक को देखिए। ऐसा नहीं कि बस टीचर पढ़ा दे तो आप लोग बुक को ऐसे ही रखे रहिए, कुछ दिन बाद देखिए तो आप कंफ्यूज हो जाए कि क्या मैं यही बुक पढ़ा था क्लास 9th में। तो ऐसा आप ना करिए। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि चीज़ें जो दी गई हैं बुक में बहुत ऑथेंटिक हैं, बहुत ही, एनसीईआरटी की बुक बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है,
लिमिटेड होती है, बहुत अच्छा होता है, इसलिए उनका यूज़ करिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप उसको बस गो थ्रू करिए, आप उसको एक बार देख लीजिए। एक्टिविटी खास तौर पे एक्टिविटी को करना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग आपसे बात करेंगे मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आगे की जो भी चीज़ें होंगी उनका डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो नोट्स प्रिपेयर करिए और लेक्चर को वॉच करिए कंटिन्यूअस, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।